जय श्री राम। लकी सर क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ नाम लेते ही रग रग में शोले भड़क जाते हैं और आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके अंदर शोले भड़का दूंगा। तो इसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं, क्योंकि जिसने मेवाड़ के इतिहास का रसपान कर लिया, जिसने मेवाड़ के इतिहास का रसपान कर लिया, वो जिंदगी में कभी हताश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर ज्वाला अवश्य रूप से भड़केगी। तो इसी की कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के बारे में कहा गया कि हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाड़, खाड़ो कदे न खड़क तो भारत चिपतो भाण। यानी अगर मेवाड़ और मेवाड़ का राजवंश नहीं होता तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर खतरा हो सकता था। लेकिन जब जब भारत भूमि को जरूरत पड़ी है, मेवाड़ राजवंश ने आगे आके अपना आत्मोत्सर्ग किया है और इस धन्य धरा को पवित्र किया है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेवाड़ क्या है? तो मेवाड़ का प्राचीन नाम शिवी था और जिसकी राजधानी नगरी थी, जिसको मध्यमिका कहा जाता था। उसी प्रकार एक इसका और नाम था मेदपाट, या फिर कह सकते हैं प्रागवाट, क्योंकि यहां पे जो मेर जाति है वह निवास करती थी और इसी के कारण इसको मेदपाट या प्रागवाट कहा जाता था। अब अपन बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, इस राजवंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, उत्पत्ति के बारे में। तो इसके बारे में अलग अलग मत है। कोई कहता है कि ये ईरान के बादशाह आदिल शाह की संतान है, कोई कहता है कि ये विदेशी है, कोई कहता है ब्राह्मण वंशीय है। लेकिन जो सर्वमान्य मत है कि ये सूर्यवंशी राजपूत थे, क्योंकि जो इनका चिन्ह है, राज चिन्ह, उसमें सूर्य का लोगो है और एक साइड भील का चिन्ह है और दूसरी साइड एक क्षत्रिय का जो फोटो है और इसके एक नीचे लाइन लिखी हुई है कि जो दृढ़ राके धर्म को ती राके करतार, यानी जो धर्म की रक्षा करना चाहता है वह अपने हाथ में करतार यानी तलवार रखता है और उसका साथ तो भगवान भी देता है। तो ये इसका लोगो था राजवंश का। अब अपन इसकी जो सर्वमान्य उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि माना जाता है कि 566 में एक गुहिल हुआ था, गुहिल राजा हुआ था और उसने इस राजवंश की स्थापना की थी। अब गुहिल कौन है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो सीधी सी बात है कि भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज में ये उत्पन्न हुए थे और इनके जो पिताश्री थे उनका नाम था शीलादित्य। माता का नाम पुष्पावती था। ये जो शीलादित्य है ये
वल्लभी नगर में शासन करते थे। और ये जो पुष्पावती है ये परमार वंशीय राजकुमारी थी। जो चंद्रावती अर्बुद प्रदेश से संबंध रखती थी, सिरोही से। अब क्या होता है कि इनके 5 पुत्रियां होती है शिलादित्य के, और उसके बाद में जब पुष्पावती गर्भवती होती है तो वह पुत्र की कामना के लिए अधर देवी या फिर अर्बुदा देवी, सिरोही में आया हुआ मंदिर है, वहां पे पुत्र प्राप्ति हेतु जाती है। लेकिन पश्चिम से जो अरबों का आक्रमण हो जाता है, अरब जो सिंध की तरफ से, तो ये शिलादित्य पर अरब आक्रमण करते हैं। इनके मध्य भयंकर युद्ध होता है और शिलादित्य मारा जाता है। लेकिन जो पुष्पावती वह अब कहां पे थी? अर्बुद प्रदेश में। तो सीधी सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति शहीद हो जाता था, राजा शहीद हो जाता था, तो उसकी पत्नी को क्या होना पड़ता था? सती होना पड़ता था। सती होना पड़ता था। एक और कंडीशन है कि अगर कोई गर्भवती है तो वह सती नहीं हो सकती थी। और तीसरा एक रीजन है कि वह अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी। और ये तीनों शर्तें पुष्पावती पे लागू हो गई। वह सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती थी, वह सती नहीं हो सकती थी, और अब वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। तो सीधी सी बात है, वह कहां पे जाती है? वीरनगर में। वीरनगर में वहां पे एक कमलावती ब्राह्मणी के यहां पे सहारा लेती है और पुत्र को जन्म देती है। और उसके बाद में वह क्या हो जाती है? पुत्र को जन्म देने के बाद में क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और इसी पुत्र को जो कमलावती ब्राह्मणी है उसका लालन पालन करती है, लेकिन वह उसको लोगों की नजरों से बचाना चाहती थी, तो उसको ज्यादातर गुफा में रखा जाता था। इसके कारण इसका नाम पड़ गया गुहिल या फिर गुहादित्य। गुहादित्य। फिर जब यह गुहिल बड़ा हो जाता है, तब अपने जो राजवंश के बारे में जानता है, और वह जो उस समय अर्बुद प्रदेश के ऊपर जो वाला प्रदेश है, ये जो प्रागवाट है, उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे मेर जाति को खदेड़ देता है और गुहिल वंश की स्थापना कर देता है। तो ये था गुहिल। उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे बापा रावल के बारे में। हालांकि जो गुहिल है, हालांकि जो ये गुहिल था वह क्या था? आदि पुरुष था। आदि पुरुष या फिर कह सकते हैं ये मूल पुरुष था। उसके बाद में बहुत सारे शासक हुए, जिसमें देख सकते हैं आप कि आता है राजा भोज, उसके बाद में आता है नागादित्य, उसके बाद में आता है महेंद्र प्रथम, उसके बाद में अपराजित शिलादित्य, उसके बाद में
महेंद्र सेकंड। और महेंद्र सेकंड का पुत्र ये एक प्रतापी शासक था, उसका नाम था पापा रावल। और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गोइल वंश का क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपको बोले आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है, तो गोइल। गोइल के बाद में बहुत सारे राजा हुए। उसके बाद में महेंद्र सेकंड का जो पुत्र था बापा रावल, उसको वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब अपन पढ़ेंगे कि ये जो पापा रावल है कौन है। तो इसका जो मूल नाम है, जो वास्तविक नाम है, वह नाम था कालभोज। ये एक ऋषि थे, हारित ऋषि। उनके यहाँ पे ये बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनके यहाँ पे गाय चराने का काम करते थे। तो उनकी सेवा को देख के हारित ऋषि प्रसन्न हो गए, उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए। कहा जाता है कि जो ये उनकी गायों में से एक गाय जो किसी विशेष स्थान पे जाके ही दूध को अर्पण करती थी, और वहां पे जब कालभोज ने खुदाई की तो वहां से एक प्रतिमा प्राप्त हुई शिव जी की, जिसके 4 मुख थे। और उस मूर्ति को आज एकलिंग जी के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर बना हुआ है वह बना हुआ है कैलाशपुरी में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कालभोज ने करवाया था, बापा रावल ने करवाया था। अब हारित ऋषि के आशीर्वाद से वह चित्तौड़ पर कब्जा करता है। उस समय चित्तौड़ के जो राजा थे वह थे मान मौर्य। जो मौर्य शासक थे उनके ऊपर ये आक्रमण करता है, और 734 ईस्वी में मेवाड़ के ये क्या बन जाते हैं? अधिपति बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। इन्होंने एक तो एकलिंग जी का मंदिर बनाया था, और साथ साथ नागदा में एक और मंदिर बनाया था जिसको कहते हैं सास बहू का मंदिर। उसी प्रकार जो बापा रावल ने बहुत सारे जो उपाधियों को भी धारण किया, जिसमें आप देख सकते हो कि इनको राजगुरु की भी उपाधि कहा जाता है। उसके बाद में इसको चकवे या फिर कह सकते हो चक्रवर्ती की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। उसके बाद में देखिएगा जो बापा रावल है, उन्होंने अपने नाम से एक सिक्के चलाए थे 115 गेंद के जो सिक्के चलाए थे। तो सीधी सी बात है, इन्होंने मुद्रा प्रणाली का जो प्रारंभ किया था मेवाड़ से। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इनकी एक वंशज में एक जो प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम है अल्लट। प्रतापी शासक हुआ था अल्लट। यह अल्लट क्या करता है कि इससे पूर्व जो मेवाड़ की राजधानी कहां पे थी? वह नागदा में थी। कहां पे थी? पानवी की राजधानी कहां पे थी? नागदा में थी। लेकिन ये क्या करता है कि जो
मेवाड़ की जो राजधानी है वह कहां पे लेके आ जाता है, उसको आहड़ पे लेके आ जाता है। आहड़ जो वहां पे उदयपुर के पास में है, वहां पे यह लेके आ जाता है। और इसके समय में आहड़, या फिर कह सकते हो कि मेवाड़ में बहुत ही व्यापारिक उन्नति हुई थी, और इसने आहड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, साथ ही साथ एक जगत अंबिका मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो कहां पे है, जगत में। और जगत कहां पे, आहड़ में। उसके बाद में इसने जो विवाह है, विवाह किससे किया था, तो इसने विवाह किया था हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया कुमारी, हरिया देवी। इस विवाह को प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है, तो ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट का किसके साथ में हुआ था, हरिया देवी के साथ में, जिसको आपको नोट्स करना है। उसके बाद में और देखिएगा, आगे पढ़ेंगे इसके शासकों के बारे में। और इसके शासक की बात करें तो एक राजा हुए थे शक्ति कुमार। इस शक्ति कुमार के समय में एक आक्रमण होता है मालवा का। किसका आक्रमण होता है, मालवा का। उस समय मालवा के शासक कौन थे, तो उसके शासक थे मुंज परमार। कौन थे, मुंज परमार। और वो चित्तौड़ को जीत लेते हैं, और ये शक्ति कुमार है जो पराजित हो जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है, यानी ये परमार वंश का जो आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद में मुंज परमार के बाद में राजा भोज परमार भी यहां पे आए थे, और यहां पे एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे क्या आप वर्तमान में समदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था, मोकल ने करवाया था। उसके बाद में क्या होता है कि एक और परमार शासक आता है, और उसके बाद में एक चालुक्य राजा थे सिद्धराज। उस सिद्धराज का मेवाड़ पर आक्रमण होता है, और वह क्या करता है, मेवाड़ और मारवाड़ का अधिकांश भाग जीत लेता है। और यहाँ पे जो परमार शासकों की जो आधिपत्य था वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। और देखते हैं कि इसके बाद में जो 1158 की बात करते हैं 1158 की। तो 1158 में अब देखिएगा, परमार शासक तो क्या हो गए, कमजोर हो गए। कमजोर होने के बाद में अब एक राजा आता है 1158। बात कब की कर रहे हैं, बात करें 1158 की। 1158 की ये राजा हुए थे रण सिंह। वह चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और इनको कर्ण सिंह के नाम से भी जाना
जाता है। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था सैम सिंह और एक का नाम था राहब। अब क्या होता है कि जो राहब है वह चला जाता है और राणा शाखा की स्थापना करता है और एक गांव बसाता है जिसका नाम था सिसोदा गांव। और इसी के कारण इनके जो वंश है वो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। दूसरी बात करें सैम सिंह की, तो इसने चित्तौड़ में रावल शाखा की स्थापना की और यहीं से रावल शाखा प्रारंभ होती है। अब रावल शाखा में जो बात करते हैं कि सैम सिंह के भी दो पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का क्या नाम था? कुमार सिंह। अब क्या होता है देखिएगा कि ये जो सामंत सिंह है वह मेवाड़ के राजा बनते हैं। लेकिन फिर बात करते हैं ये सामंत सिंह राजा बनता है 1172 के समथिंग ये सामंत सिंह राजा बनता है। लेकिन क्या होता है कि एक सोहान वंशीय शासक जो कि नाडोल का था, कहां का? नाडोल कहां पे आया हुआ है? मारवाड़ में। और प्रेजेंट में कहां पे आया हुआ है? पाली में आया हुआ है, जहां पे हम रहते हैं। और वहां का एक शासक था कीतु, जिसको कीर्तिपाल के नाम से जाना जाता है। वह चित्तौड़ पर अटैक कर लेता है और वहां का राजा बन जाता है। और ये जो सामंत सिंह है ना, ये भाग जाता है वागड़। कहां पे? वागड़, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। वागड़ चला जाता है और वहां पे जो ये गुइल वंश की स्थापना करता है। लेकिन इसका जो भाई है कुमार सिंह, वह हार नहीं मानता और वह क्या करता है कि 1179 में वह युद्ध करता है। किसके साथ में? कीतु के साथ में, कीर्तिपाल के साथ में युद्ध करता है और वह कीर्तिपाल को यहां से भगा देता है और कुमार सिंह यहां का राजा बन जाता है। अब आगे देखते हैं, ये देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैं रब करने जा रहा हूं कुमार सिंह का एक प्रतापी पुत्र हुआ था जिसका नाम था जैत सिंह। क्या नाम था? जैत सिंह। अब देखिएगा, जो ये जैत सिंह है किसका बेटा था? कुमार सिंह का पुत्र जैत सिंह। ये जैत सिंह बड़ा ही प्रतापी राजा था और इसका जो कार्यकाल है वह कार्यकाल माना जाता है 1213 से लगाकर 1253 तक। इनके शासनकाल में क्या होता है कि इनके शासनकाल में जो राजा थे या फिर भारत के जो शासक थे इल्तुतमिश, उसका आक्रमण होता है। इल्तुतमिश का क्या होता है? आक्रमण होता है। किसके मध्य? जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। और यह इनके मध्य भयंकर लड़ाई होती है और ये युद्ध किसके नाम से जाना जाता है? भूताड़ा के नाम से। किसके नाम से? भूताड़ा का युद्ध। ये भूताड़ा कहां आया हुआ है? तो ये आया हुआ है गिरवा में। गिरवा की जो पहाड़ियां है उदयपुर में, वहां पे आया हुआ है। तो ये भूताड़ा का युद्ध होता है। कब होता है? 1227 में। 27 में होता है।
जैत सिंह की विजय होती है, जैत सिंह की विजय होती है और जो इल्तुतमिश है उसकी सेना भाग जाती है। सेना क्या हो जाती है? भाग जाती है। और भागते भागते वह क्या करते हैं? नागदा को लूट लेते हैं, नागदा को लूट कर लेते हैं, छिन्न भिन्न कर लेते हैं, छिन्न भिन्न कर लेते हैं, छिन्न भिन्न कर लेते हैं। लेकिन ये जो जैत सिंह है वह हार नहीं मानता। वह क्या करता है कि चित्तौड़ को किसको? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। और यहाँ की जो चित्तौड़, यहाँ की जो प्राचीरों को मजबूत करता है, प्राचीरों को मजबूत करता है। तो ये एक बहुत ही प्रतापी शासक रहा है। और ये जो भूताड़ा का जो युद्ध है इसका वर्णन अपन को एक पुस्तक है हमीर मद मर्दन, किसने लिखी थी? जयसिंह सूरी ने लिखी थी। इस पुस्तक में इसका भूताड़ा के युद्ध का उल्लेख मिलता है। और सीधी सी बात है कि इसने बहुत सारे साहसी कार्य किए थे, जिसकी इनकी जो उपलब्धियां है, इसकी उपलब्धियों की जानकारी कहां से मिलेगी? तो वह है चिरवा अभिलेख से, इससे प्राप्त होती है चिरवा अभिलेख। इसमें क्या है? इसमें जैत सिंह की उपलब्धियों का संपूर्ण वर्णन है। और सबसे इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या रही थी? तो इसकी सबसे प्रमुख जो उपलब्धि है कि इसने आहाड़ को चालुक्यों से क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। और ये आपने इल्तुतमिश वाला तो पढ़ लिया। कहा जाता है कि अल्तियारे मस मुर्ताऊ बांधियो अवे और जैतनी वे तो नाग दो हल्कावे। यानी कहा गया है कि इल्तुतमिश ने अचानक आक्रमण किया और उस समय अगर ये जैत सिंह नहीं होता तो सीधी सी बात है जो मेवाड़ है यानी नागदा है वो पूरा का पूरा हलक जाता। तो ये बहुत ही प्रतापी शासक रहा है। और इसी के शासनकाल में कहा जाता है कि एक गुजरात का शासक, कहां का शासक? गुजरात का शासक था। नाम क्या था? त्रिभुवन पाल। उसके साथ में इसका पंगा हो जाता है, क्या लड़ाई हो जाती है? क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। तो इनके जो मंत्री है वास्तुपाल, कौन? वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल ये वही व्यक्ति है जिन्होंने देलवाड़ा के मंदिर में योगदान दिया था। और ये क्या करते हैं? संधि करवाने के लिए राजी करते हैं, लेकिन ये जैत सिंह है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसी प्रकार इसके बारे में कहा जाता है फरिश्ता एक पुस्तक है, नाम सुना होगा। उसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है फरिश्ता में क्या बताया गया है कि इसके समय में क्या होता है? नासिरुद्दीन का आक्रमण, नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है, लेकिन वह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो सीधी सी बात है ये बहुत ही प्रतापी वीर शासक रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, आपको बताया कि शासक कौन था? जैत सिंह। कौन था? जैत सिंह। जैत सिंह के बाद में कौन राजा बना? तेज सिंह। इनका कार्यकाल कब था? तो सीधी सी बात है ये जो 1253 से लगाकर 1273 तक इसका काल रहा। अब तेज सिंह कौन थे? तो सीधी सी बात है इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था उभापति लब्ध प्रौढ़ प्रताप। बहुत बड़ी उपाधि थी, इन्होंने धारण की थी। और इसी के समय में बलबन का अटैक होता है। जो बलबन है, बलबन का क्या होता है? आक्रमण होता है।
लेकिन यह आक्रमण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, विफल हो जाता है। उसी के साथ में इन्होंने अनेक उपाधियां और भी धारण की थी, जैसे कि परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। उसके बाद में बात करते हैं कि इनकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था जैतल दे। क्या नाम था? जैतल दे। जैतल दे। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था श्याम पार्श्वनाथ। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जैतल दे। जैतल दे कौन थी? तो तेज सिंह की पत्नी थी। और इसी के कार्यकाल में, और इन्हीं के कार्यकाल में बात करते हैं 1260 की, 1260 की। और इस समय आहाड़ में एक जैन ग्रंथ शावक सूत्र सुन्नी का निर्माण किया गया। और ये जो जैन ग्रंथ है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, जो 1260 में आहड़ में जैन धर्म का एक जो प्रमुख ग्रंथ था, शावक सूत्र सुन्नी, बनाया गया किसके कार्यकाल में? तेज सिंह के समय में। और ये क्या है? तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। फिर बात करते हैं आगे। इसी का जो पुत्र था, जय सिंह हो गया, तेज सिंह हो गया, और तेज सिंह के बाद में इनका जो पुत्र है समर सिंह राजा बनता है। समर सिंह। और समर सिंह का कार्यकाल कितना था? तो ये राज करता है 1273 से लगाकर 1302 तक। अब ये समर सिंह कौन था, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं के समय में रणथंभौर का चौहान शासक हमीर वह आता है, आक्रमण करता है, और वह यहां से क्या वसूल करता है? खिराज वसूल करता है। कौन? हमीर। क्या वसूल करता है? खिराज। प्रतापी शासक था। उसके बाद में इसी के समय में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो भाई था, या फिर सेनापति, जिसका नाम था उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। वह कहा जा रहा होता है? गुजरात विजय के लिए जा रहा होता है। वो मेवाड़ से गुजरता है, तो ये समर सिंह क्या करता है? उनको रुपा देता है, और उनसे क्या वसूल करता है? कर वसूल करता है और दंड देता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। और एक जो आचार्य थे, जिसका नाम था जिन प्रभसूरी, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तीर्थकल्प। क्या नाम है? तीर्थकल्प। इसमें यह उल्लेख किया गया है उलुग खां वाला। क्लियर हो गया? उसके बाद में एक बात करता हूं कि जो एक ये समर सिंह थे, उनकी एक प्रेमिका थी। क्या थी? प्रेमिका। नाम क्या था? तो नाम था विदुलता। और ये विदुलता इससे प्रेम करती थी, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है,
और उस समय जब ये समर सिंह विश्वासघात करता है और खिलजी का साथ देता है, तो ये क्या करती है विदुलता, अपनी छाती में जो कटार होती है वह गोप देती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। उसी प्रकार इनके शासनकाल में कहा जाता है कि अचलगढ़ सिरोही में आया हुआ है, वहां के एक आचार्य थे। क्या थे? आचार्य। उस आचार्य का नाम क्या था? तो अमित सेसूरी, ये एक आचार्य थे और इन आचार्यों के उपदेश सुनकर उन्होंने जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। ओके, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह देखिएगा, जो ये समर सिंह था, समर सिंह के दो पुत्र हुए थे। एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। ये जो कुंभकर्ण है ना, ये चला जाता है नेपाल चला जाता है। कहां पे चला जाता है? नेपाल। और वहां पे राणाशाही वंश की स्थापना करता है। अब चित्तौड़ पे कौन विराजमान थे? रतन सिंह। कार्यकाल कब था? तो 1302 से लगाकर 1303। इनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। क्या नाम था? पद्मिनी। नाम तो सुना ही होगा, एक पिक्चर आई थी बीच में, देखी होगी, पद्मावत, और इसमें इसी के बारे में बताया गया था। तो ये जो पद्मिनी थी रानीसा, ये बहुत ही खूबसूरत है ऐसा कहा जाता था। और ये जो पद्मिनी है वह सियल देश की राजकुमारी थी। सियल देश की राजकुमारी थी। ये गंधर्वसेन तथा चंपावती की पुत्री थी। इनकी सुंदरता के बारे में रतन सिंह को एक हीरामन तोता आके बताता है और वह इसको प्राप्त करने के लिए सियल प्रदेश से जाता है और वहां से शादी करके चित्तौड़ लेके आता है। अब क्या होता है कि रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण था, राघव चेतन। इसको क्या करते हैं रतन सिंह? निकाल देते हैं दरबार से। तो वह अपना बदला लेने के लिए कहां पे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और वहां पे जाके वह इनकी सुंदरता का वर्णन करता है। ये जो खिलजी है, ये एक साम्राज्यवादी शासक था। ये महत्वाकांक्षा रखता था। उसी प्रकार ये मेवाड़ को सामरिक तथा व्यापारिक रूप से इंपॉर्टेंट मानता था और साथ ही साथ वह मेवाड़ को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न समझने लगा और वह लालायित तो था ही। इस कारण वह दिल्ली से रवाना हो जाता है सेना लेके और ये क्या करता है कि जो चित्तौड़ का जो किला है उस चित्तौड़ के किले में बाहर घेरा डाल देता है। खिलजी क्या डाल देता है? घेरा डाल देता है
और ये घेरा उसने 8 माह तक रखा। कितने माह तक रखा? 8 माह तक रखा। लेकिन जब उसको कुछ हाथ नहीं लगा तो वह क्या करता है? संधि का नाटक करता है। संधि का नाटक करता है। वह कहता है कि मैं रानीसा का मुख पानी में देख के चला जाऊंगा। तो यह प्रस्ताव मान भी लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर जब वह वापस आता है तब वह रतन सिंह को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता है। और उसको छुड़ाने के लिए, रतन सिंह जी को छुड़ाने के लिए जो गोरा और बादल जाते हैं, गोरा और बादल, गोरा पद्मनी का भाई था और ये जो बादल है इनके चाचा जी थे। तो सीधी सी बात है, वह रतन सिंह को छुड़ा के लाते हैं और इसी समय वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या होता है कि इसी के साथ में युद्ध का क्या हो जाता है? आगाज हो जाता है। और ये युद्ध का आगाज कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 अगस्त 1303 को हुआ था। इस युद्ध में साका हुआ था। क्या हुआ था? साका। साका यानी जौहर भी हुआ और केसरिया भी हुआ। जौहर किसने किया? तो जौहर पद्मनी ने किया। 376 रानियों के साथ में पद्मनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, अपना बलिदान दे दिया। और केसरिया किसने किया? तो रतन सिंह जी ने केसरिया किया था और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके साथ में एक सिसोदिया थे, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह वह अपने 7 पुत्रों के साथ मारे गए थे। 7 पुत्रों के साथ में उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। फिर इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। और जब विजय हो जाती है तो वह क्या करता है? 26 अगस्त को, 26 अगस्त 1303 को वह चित्तौड़ में कत्लेआम कराता है, जिसमें 30,000 लोग मारे जाते हैं। 30,000 लोग मारे जाते हैं। और वह चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम से खिजराबाद कर देता है। खिजराबाद कर देता है। और वह इस चित्तौड़ को खिजर खां को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। और बाद में खिजर खां यहाँ पे एक मकबरे का निर्माण करवाते हैं। मकबरे का निर्माण करवाते हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया बताया गया है। ईश्वर की छाया बताया गया है। कहां पे मकबरा बनाया था उसमें यह उल्लेख किया था। अब फिर क्या होता है कि कुछ दिनों तक खिजर खां यहाँ पे रहता है और बाद में वह चित्तौड़ को किसको सौंप देता है? मालदेव को। मालदेव सोनगरा को सौंप देता है। ये मालदेव सोनगरा कानड़देव सोनगरा का भाई था, उनको सौंप देता है। इनको इतिहास में मुसड़ा मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। और एक पुस्तक है गोरा बादल की चौपाई, जिसको लिखा था हेमरत्न सूरी ने लिखा था। किसने लिखा था? हेमरत्न सूरी ने। इसमें जो गोरा बादल की अद्भुत वीरता का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की। तो राजस्थान साहित्य में बताया गया कि ये जो पद्मनी है वह पुण्यपाल भाटी की पुत्र थी। पुण्यपाल भाटी की पुत्र थी। और ये इनका विवाह रतन सिंह के साथ में हुआ था। तो कहा जाता है कि पुंगलगढ़ी पद्मनी तू रानी सिरमौर जैसलमेर में जन्म लियो तू पन्नीगढ़ चित्तौड़। तो ये था रावल साका तक का
इतिहास इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे।